Hello everyone, so this will be the second last video of June monthly magazine, and in this video we will cover polity topic, and the next video will take on IR and economy. And like this we have cover all topic of this monthly magazine very nicely, so you can watch. If you are new in this channel, you can watch on playlist, okay? So if you are new, you can do subscribe and share to your friends. So now we will start this topic. Today we will cover polity and governance. So this is the polity topic, and first topic is coalition government, okay? So and I want to tell the benefit of this video is that if you will follow it consistently, then before prelims you will not be very tense regarding how to cover monthly magazine, where to cover monthly magazine, ठीक है? तो ये क्या होता है कि जब प्रीलिम्स से पहले होता है कि बहुत सारे हम लोग हशन में हो जाते हैं कि कैसे कवर करें, बट इफ़ यू विल डू इट कंसिस्टेंटली तो देन इट विल बी फाइनली बेनिफिट यू, ठीक है? तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं ये अपने फर्स्ट टॉपिक से। और इसमें PT 365 का अगर हम लोग बात करते हैं तो बेसिकली ये मंथली मैगजीन का ही कंपाइलेशन रहता है, ठीक है? सो देर इज नो नीड टू टेंस वेरी फॉर द PT 365। एंड ये जो होता है एक ब्रीफली कवर होता है, सो इट विल हेल्प यू डायरेक्टली, ठीक है? तो फर्स्ट टॉपिक है कोलिशन गवर्नमेंट। और कोलिशन गवर्नमेंट न्यूज़ में क्यों हो जाता है? क्योंकि अभी जो हम लोग का 18th लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, और इसका जब रिजल्ट आने के बाद जो हम लोग का अभी अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो कोलिशन का है गवर्नमेंट है। तो इस कारण से ये हो जाता है इंपॉर्टेंट। और इसमें बेसिकली हम लोग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इट मीन्स कि एस्पिरेंट के लिए UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कोलिशन गवर्नमेंट के बारे में हम लोग जान लेते हैं। बेसिकली इसमें मल्टी पार्टी कोलेबोरेशन देखने को मिलता है, ठीक है? जहाँ की कोई भी ऐसे सिंगल पार्टी अगर मेजोरिटी में नहीं आती है इलेक्शन में, तो इस कारण से कोलिशन गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है बेसिकली, ठीक है? ये ना इसमें दो मेन रूट देखने को मिलता है, लाइक एक प्री इलेक्शन अलायंस और एक पोस्ट इलेक्शन कोलिशन, ठीक है? इसमें ये होता है कि कुछ ऐसे पार्टियां होते हैं जो कि इलेक्शन से पहले ही अपना एक अलायंस बना लेते हैं कि इफ़ वी विल, मतलब उनको ना एक ये रहता है टाइप से कि हम लोग नहीं जीत सकते हैं, मतलब कि अब पूरे पार्टी के साथ अपना फुल मेजोरिटी से, तो वो कोलिशन बना लेते हैं, ठीक है? तो इस चीज़ में ही देखने को मिलता है। और कुछ पार्टीज ऐसे होते हैं कि अगर कुछ ऐसे वोट से बाकी रह गए, मतलब इट मीन्स कि अगर मेजोरिटी पार्टी नहीं बन पा रहा है, तो कुछ अगर घट रहा है, तो उसके बाद ये पोस्ट इलेक्शन के बाद भी कोलिशन बना करके अपना गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं, ठीक है? और पार्लियामेंट में आते हैं। तो कोलिशन गवर्नमेंट इंडिया में देखा जाए तो ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, बहुत ऐसे बहुत पहले भी हुए हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस। लाइक 1977 में पहला कोलिशन गवर्नमेंट जनता गवर्नमेंट का था, ठीक है? तो ये यूनियन लेवल पे ही था, मतलब इट मीन सेंट्रल पे। 1989 का हम लोग बात करते हैं तो यहाँ से होता है कि कोलिशन पॉलिटिक्स का स्टार्ट देखने को मिलता है, ठीक है? तो ये 25 साल तक ऐसे चला। और 1999-2004 के बीच में हम लोग देखें तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसको कि NDA बोलते हैं, ठीक है? ये पहला कोलिशन गवर्नमेंट बनाते हैं, ठीक है? और ये अपना 5 ईयर का टर्म पूरी तरह से कंप्लीट होता है। बेसिकली क्या होता है कि जो भी ऐसे कोलिशन गवर्नमेंट बनते हैं तो उनका ये चांसेस रहता है कि कहीं ना कहीं एक सर्टेन टाइम के बाद पार्टी जो है, ये गवर्नमेंट है, वो फॉल कर जाएगी, ठीक है? तो लेकिन ये पहला ऐसा NDA गवर्नमेंट है जो इस बीच में 5 साल तक अपना पूरा किया था, ठीक है, टर्म्स। तो अब अभी का देखा जाए 224 का, तो री इमरजेंस ऑफ कोलिशन पार्टी देखने को मिला है सेंटर में। तो ये चीज़ होता है। अब हम लोग देखते हैं हमारे पॉइंट से, जैसे मेंस के पॉइंट्स व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? मेंस पॉइंट से तो ये सिग्निफिकेंस ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट क्या है, लाइक इसमें देखा जाता है कि ब्रॉडर रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। ब्रॉडर रिप्रेजेंटेशन क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे पार्टियाँ आती हैं, कुछ रीजनल पार्टीज रहते हैं जो कि अपना इंटरेस्ट और अपने रीजन और जो भी ऐसे कंस्टिट्यूंसीज होते हैं उसका इंटरेस्ट यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे उनका एक ब्रॉडर रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है, और एक जो पॉलिसीज़ का इंक्लूसिव पॉलिसीज़ और प्रोग्राम इसमें एक पोटेंशियल लेवल पे देखने को मिलता है, ठीक है? और इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छे से हो पाता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर अपना एक पार्टी के लिए नहीं किया, अगर एक पार्टी सिंगल पार्टी ऑटोनोमी शो करेगा तो फिर ये ब्रेक कर देंगे कोलिशन, ठीक है? तो ये चीज़ होता है, इसमें ब्रॉडर रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। चेक एंड बैलेंस भी अच्छा खासा होता है, बिकॉज इसमें ये देखने को मिलता है कि एक एक सिंगल पार्टी का ऑथोरिटेरियनिज्म यहाँ पे कम हो जाता है, ठीक है? और ये जो रिस्क रहता है, ठीक है, वो रिड्यूस हो जाता है इस चीज़ का। तो यहाँ से ये चेक एंड बैलेंस होता है, क्योंकि यहाँ पे 1 और 2 पार्टीज रहते हैं, तो एक अच्छे से बैलेंस वे में हो पाता है, ठीक है? और कंसेंसस बिल्डिंग का बात करते हैं, कंसेंसस बिल्डिंग का, तो ये बेसिकली इसमें कोई भी अगर पॉलिसीज़ लाया जा रहा है, ठीक है, पार्लियामेंट में, तो इस बीच में दोनों का कंसेंसस होना अच्छा है, तब जा कर के एक, और ये बेटर फॉर द सिटीजन्स भी होता है, ठीक है? तो ये चीज़ होता है इसमें। रोल ऑफ लोकसभा इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का बात देखने को मिलता है। अब ये सी बात है कि जब दो अलग अलग रीजनल पार्टी और
मिल करके करेंगे तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन अप्रोच देखने को मिलता है गवर्नेंस में, तो ये चीज़ का बेनिफिट है। चैलेंजेस भी इसमें बहुत देखने को मिलते हैं, ठीक है, लाइक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी देखने को मिलता है। ऑब्वियस सी बात है कि कब कौन सा पार्टी इससे अलग हो जाए और फॉल ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिले, तो इस चीज़ में ये चीज़ देखने को मिलता है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑफ कोलिशन पार्टनर जो होता है, ये फ्रीक्वेंट डिसएग्रीमेंट, ऑब्वियस सी बात है छोटे छोटे चीज़ों पे मतलब ये गुस्सा हो जाते हैं और अपना पार्टी चेंज करने के लिए होता है, ठीक है। ये पॉलिसी पैरालिसिस भी हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है कि कोई पॉलिसी अगर आना है तो डिसीजन मेकिंग अगर इनके बीच में कंसेंसस बेटर कंसेंसस नहीं है तो पॉलिसी पैरालिसिस भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ जैसे कि इंडो यूएस न्यूक्लियर डील जब 2008 में होना था, तो यहाँ से यूपीए गवर्नमेंट ने जो थी, ठीक है, ये अलग हो गया था, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर के भी यहाँ पे एग्जांपल देखने को मिलता है। मायोपिक डिसीजन मेकिंग, ये भी देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे कि अगर बात करते हैं, एक एग्जांपल है कि फ्रीक्वेंट चेंजेस हुआ था ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में 2004 से 14 में, ठीक है, जो कि इनकन्सिस्टेंट पॉलिसीज़ के कारण, तो ऐसे एजुकेशन सेक्टर में, और इस समय किसका था, तो कांग्रेस का था। तो ये चीज़ यहाँ से समझ सकते हो। और ये चीज़ है कंप्रोमाइज़ ऑन आइडियोलॉजीज, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि दोनों का आइडियोलॉजी मैच नहीं कर पाता है। रीजनलिज्म देखने को मिलता है। रीजनलिज्म देखने का कहने का मतलब कि अभी ये इसका एग्जांपल एकदम आपके सामने है, करंट एग्जांपल। लाइक इसमें जो एक पार्टी रहता है, कोई भी अगर कोलिशन बनाए हुए है तो वो पार्टी अपना स्टेट के लिए स्पेशल स्टेटस मांग करता है, ठीक है। जैसे कि अभी एग्जाम्पल में चल रहा था न्यूज़ में, बिहार को स्पेशल स्टेटस का मांग किया जा रहा है, ठीक है। और अगर नहीं ऐसा होता है तो फिर पार्टी अलग होने का ऐसा मतलब एक बीच में चलता है, तो ये भी रीजनलिज्म देखने को मिलता है। और फॉरेन पॉलिसी पे भी एक डिसीजन मेकिंग में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ देखने को मिलता है। और वे फॉरवर्ड में आप यूज कर सकते हो, ठीक है, जैसे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना चाहिए और कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा चीज़ ताकि एक थोड़ा सा वॉच रहे, ठीक है, और अपना एक ऑटोनॉमी ना हो पाए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जब मन तब ब्रेक कर पाए, ठीक है। इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, और ये सारा चीज़ जो है, जैसे इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर में देखा जाए तो एक मैकेनिज्म होना चाहिए फॉर इलेक्शन ऑफ द लीडर ऑफ द लोकसभा, ठीक है, और इलेक्शन ऑफ द स्पीकर, ये सारा चीज़ जो है ये ऑब्वियसली है वे फॉरवर्ड में होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी इन फंक्शनिंग ऑफ कोलिशन, ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए कोलिशन में, ठीक है, कि किस तरह से वर्क किया जा रहा है। ऑब्वियसली बात है ना, नहीं तो फिर ऑटोनॉमी और ये चीज़ देखने को मिलेगा, तो दो पार्टी हो सकता है अपने आप में एक कुछ इंटरनल पॉलिसी और डिसीजन मेकिंग करके कोई पास कर दे, ठीक है। तो ये चीज़ भी देखा जाता है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है डिमांड फॉर न्यू एस्टेट्स। ये क्यों न्यूज़ में रहा, तो ये भी हम लोग देखते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अभी अभी ये चीज़ हुआ जैसे कि जून 2 को नाउ सी ये 2 जून को भी तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग हुए 10 ईयर हो जाता है, इस कारण से ये न्यूज़ में हो जाता है, ठीक है। तो अंडर आंध्र प्रदेश रिकॉग्निशन एक्ट 2014, ये एक सेपरेट स्टेट बना था तेलंगाना। सो ये चीज़ हम लोग को देखना है, ठीक है। तो अभी अभी क्या है कि जैसे इसमें हम लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या हो जाता है, ठीक है, जैसे कि ये कैसे न्यू स्टेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो आर्टिकल 3 के अंदर ये सारा चीज़ प्रोविजंस रखा गया है, ठीक है, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज, नेम, एग्जिस्टिंग, ये सारा चीज़ जो है ये आर्टिकल 3 में बताया गया है। इसमें तो आप एस्थेटिक पढ़ते हो तो आपको पता है। देखो एक चीज़ और यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे ये लगा, डू यू नो में आफ्टर इंडिपेंडेंस आंध्र प्रदेश जो था ये पहला ऐसा स्टेट है जो कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे ऐसे ये अलग फॉर्मेशन हुआ था, ये 1953 में। तो ऑब्वियस सी बात है कि स्टेट का फॉर्मेशन एक लिंग्विस्टिक और एक रिलीजन के बेसिस पे अलग होने का डिमांड बहुत सारे ऐसे किया जा रहा था, हमेशा से किया जा रहा था लोगों के बीच में, ठीक है। और इसके लिए बहुत सारे ऐसे मूवमेंट भी चले थे, बट ये आंध्र प्रदेश जो था ये पहला ऐसा लिंग्विस्टिक बेसिस पे अलग होने वाला स्टेट रहा है, ठीक है। हमारे यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे इसमें इसमें तो बस स्टैटिक हो जाता है, जिसमें कि आर्टिकल 3 में क्या क्या प्रोविजंस दिया गया है, प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए, ठीक है। और ये जो है कि किसी भी हाउस में इसको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा इस चीज़ को, ठीक है, बिफोर आफ्टर दी प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं। कंसल्टेशन विद स्टेट लेजिस्लेचर, अगर ऐसा कुछ कर रहे हो अलग तो स्टेट लेजिस्लेचर ऑब्वियस सी बात है उसके अंडर में आ रहा है, तो उससे तो कंसल्ट करना ये चीज़ है, ठीक है। अब हमारे लिए यहाँ पे ये है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि डिमांड फॉर न्यू स्टेट्स इन पोस्ट इंडिपेंडेंस
इंडिया में देखने को मिला है, ठीक है। जैसे लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के बेसिस पे, रीजनल डाइवर्सिटी अभी जो मैंने बता रहा था, कल्चरल आइडेंटिटी, ठीक है। तो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी में देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे लैंग्वेजेस के बेसिस पे यहाँ पे अलग हुए, और जिसमें कि महाराष्ट्र एंड गुजरात जो है 1960 में अलग किया गया था, ठीक है। जैसे मराठी एंड गुजराती लैंग्वेज के बेस पे। रीजनल डिस्पैरिटी का बात करते हैं तो यहाँ पे स्पेसिफिक रीजन्स को प्रमोट किया जाता है स्टेटहुड डिमांड के लिए, जैसे कि डिमांड फॉर विदर्भा ऑफ महाराष्ट्र। जैसे महाराष्ट्र तो अलग हुआ ही, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक, बट इन महाराष्ट्र इटसेल्फ फॉर द रीजनल डिस्पैरिटीज, ड्यू टू रीजनल डिस्पैरिटी इसका डिमांड हो रहा था विदर्भा में ये अलग होने का। कल्चरल आइडेंटिटी का बात करते हैं तो इसके बेसिस पे भी, जैसे कि प्रोटेक्ट करना और अपने इथनिक को प्रिजर्व करने को लेकर के सोशल एंड कल्चरल आइडेंटिटी, जैसे कि लैंग्वेज, रेस, ठीक है, और कस्टम्स के लेकर के ये सारा चीज़। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करते हैं बोडोलैंड का, ये जो पड़ता है आसाम में, ठीक है, तो ये भी इस पे भी बात उठा था, इशू हमेशा से चलते भी आता है, ठीक है, कि ट्राइबल कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक अलग कल्चर है तो उस चीज़ के इशू हो रहा है, उसके लिए भी एक कल्चरल आइडेंटिटी मिलना चाहिए स्टेट को, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को लेकर के, जैसे यहाँ पे ये बोला जाता है कि अगर छोटा छोटा स्टेट्स रहेगा, ठीक है, तो इसमें एक गवर्नेंस अच्छा से किया जाएगा और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी भी अच्छे से होगा। लाइक एग्जांपल हो रहा था डिमांड ऑफ हरित प्रदेश फ्रॉम उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो हरित प्रदेश और उत्तर प्रदेश अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेट हो जाता है, ठीक है। तो उस चीज़ को डिवाइड करने के लिए, ताकि हरित प्रदेश भी बनाया जाए, ताकि अच्छे से एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी वहाँ से हो सके, ठीक है, और गुड गवर्नेंस अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सके। जुडिशल प्रोनाउंसमेंट, ये रिकग्निशन स्टेट्स को लेकर के था, जैसे बेरुवारी यूनियन केस 1960 में देखा गया। और ये चीज़ इसमें बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि पार्लियामेंट जो है, ठीक है, ये चीज़ कि आर्टिकल 3 में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से इसमें किसी स्टेट का नाम चेंज करना, अल्टर करना, ठीक है, और ये करना, ठीक है। तो इसमें लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये बताया गया कि कोई भी अगर पार्लियामेंट है तो अपना जो स्टेट का हिस्सा है, ठीक है, अपना टेरिटरी है, वो किसी भी फॉरेन कंट्री को नहीं देगा। ये अंडर आर्टिकल 3 के अंदर, ठीक है, जो कि अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा आर्टिकल 3 में कि किस तरह से यहाँ पे न्यू स्टेट्स और सेपरेट स्टेट बनाना है, ठीक है, तो उसका बाउंड्री का नाम चेंज करना। तो इसके अंदर में किसी भी स्टेट को, क्या जो भी ऐसे टेरिटरी है, इंडियन टेरिटरी, वो फॉरेन कंट्री को नहीं दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए अगर आपको देना है तो आपको आर्टिकल 368 के अंदर कुछ अमेंड करना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें बताया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं जैसे कि ये जो आर्टिकल था, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया, 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1960, ये इनेक्ट किया ट्रांसफ़र ऑफ सर्टेन टेरिटरी टू पाकिस्तान, ठीक है। तो ये चीज़ था इसी के अंदर में किया गया जब इसको आर्टिकल 368 को अमेंड करने के करके, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं स्टेट रिकग्निशन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कमेटी, ठीक है। तो जैसे इसके धार कमीशन 1948, यहाँ पे बात ये था कि लोग तो डिमांड कर रहे थे कि लिंग्विस्टिक फैक्टर पे हमारा स्टेट अलग होना चाहिए, बट ये इनका रिकमेंडेशन था, इसके आधार कमीशन 1948 का रिकमेंडेशन था कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए अलग किया जा सकता है, ठीक है, कि ताकि एक अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सके एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। अब जेपीवी कमेटी जो था, इसमें थे इनका 3 लोग इन्वॉल्वमेंट था इनका, जैसे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पताभी सीतारमैया, ठीक है। ये 1948 में ही था, जिसमें कि लैंग्वेज के बेसिस पे जो था ऐसा रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स को लेकर के उस चीज़ को रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। और एक है फजल अली कमीशन 1953, ये पूछा भी गया है यूपीएससी में, तो इस चीज़ को ध्यान से रखना है। इसमें 4 फैक्टर थे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन को लेकर के, ठीक है। तो इसमें था कि किस तरह से यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ कंट्री को प्रिजर्व करना और स्ट्रेंथन करना है, और साथ ही साथ कि लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी को बनाए रखने के लिए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसे फैक्टर्स लाए जाएंगे। फाइनेंशियल और इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन इसमें था। प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड नेशन एज अ होल, तो ये चीज़ को लेकर के ये फजल अली कमीशन का एक रिकमेंडेशन था। फजल अली कमीशन रिकमेंड किए थे फॉर्मेशन ऑफ 14 स्टेट एंड 6 यूटीज, ठीक है। तो पार्लियामेंट जो है इम्प्लीमेंट किया इनका रिकमेंडेशन, और ये किया गया था 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 को ला करके, ठीक है। ये चीज़ यहाँ से समझ सकते हो। आर्गूमेंट कुछ दिया जाता है कि ये होना चाहिए न्यू स्टेट का फॉर्मेशन, और इसके अगेंस्ट भी कुछ आते हैं, जैसे कुछ इसके अगर फेवर में हम लोग देखें तो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन इफिशिएंसी को लेकर के बात होता है। इनोवेशन होगा कि अगर छोटा छोटा रहेगा स्टेट्स तो एक्सपेरिमेंट अच्छे से होगा, इनोवेशंस अच्छे से देखने को मिलेगा, गवर्नेंस में, सर्विस डिलीवरी में, कहने का मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशिएंसी देखने को मिलेगा।
जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया जाता है कि केरला गवर्नमेंट किस तरह से जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग मिशन 2023 लाया, ठीक है, कि स्टेट को ऑर्गेनिक फार्मिंग हब बनाना है। तो ये भी यहाँ पे आप समझ सकते हो। ट्रेड को लेकर के कि जैसे कि किस तरह से छोटे छोटे स्टेट्स लाइक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गोवा, ये जो है यहाँ से ज़्यादा ट्रेड हो रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से समझ सकते हो। बेटर डेवलपमेंट भी होगा अगर अलग किया जाएगा तो। लेकिन अगर इसके अगेंस्ट में ये बोला जाता है कि इकोनॉमिक स्ट्रेंथ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर न्यू स्टेट्स बनता है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पहले तो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को लेकर के ज़्यादा फंड देना पड़ेगा, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है फाइनेंशियल रिसोर्सेज को लेकर के कि किस तरह से यहाँ पे ज़रूरत पड़ जाएगा इस चीज़ को, ये सारा सेटअप करने में। फिर रिसोर्स एलोकेशन को लेकर के कि किस तरह से डिवाइड हो जाएगा रिसोर्स, लाइक वाटर हो गया, अभी भी वैसे भी डिस्प्यूट देखने को मिलता है, कावेरी डिस्प्यूट हो गया आपका। तो ये सारा चीज़ जो है ये अपने आप में इशू हो जाता है। अब बाउंड्री डिस्प्यूट अलग ही देखने को मिलेगा। तो ये सारा चीज़ है इसके अगेंस्ट में। अब हम लोग देखते हैं इंटरनल इमरजेंसी। इंटरनल इमरजेंसी अब ये क्यों न्यूज़ में रहता है, क्योंकि ये जो है 2024 ये 50 ईयर हो जाते हैं इमरजेंसी लगे, जब हम लोग का कंट्री में लगा था जून 25 1975 को, ठीक है। तो इसको लेकर के अब हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे ये है कि इमरजेंसी जो है एक है क्या, और इसमें क्या कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस दिए गए हैं। बेसिकली इसमें होता है कि पीपल्स के जो राइट रहते हैं इस चीज़ को सस्पेंड कर दिया जाता है, और सारा जो होता है राइट्स और पावर जो होता है एक सेंट्रलाइज हो जाता है अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ समझ सकते हो। लाइक यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि इमरजेंसी जो है ये लाया कहाँ से गया था, ये पूछा जाता है वन वर्ड में। तो ये जो है ये जर्मनी से लिया गया था, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से, वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से। और इमरजेंसी प्रोविजंस जो है ये है आर्टिकल 352 टू आर्टिकल 360 में मेंशन किया गया है। तो ये भी समझ सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ये बेसिकली जो होता है कि ये इम्प्लीमेंट क्यों किया जाता है, ठीक है, इमरजेंसी। तो जब ऐसा कोई भी अगर एक्सटर्नल एग्रेशन, इंटरनल एग्रेशन देखने को मिलता है, तब इमरजेंसी का इम्पोजिशन किया जाता है अपने कंट्री में, लाइक ताकि ये कंट्री का सोवरेनिटी को सेफगार्ड किया जा सके, यूनिटी बनाया जा सके, रखे जा सके, इंटीग्रिटी को मेंटेन किया जा सके, एंड सिक्योरिटी ऑफ कंट्री, ये मेन कंसर्न होता है। टाइप्स ऑफ इमरजेंसी देखा जाए तो नेशनल इमरजेंसी होता है, ठीक है, स्टेट इमरजेंसी भी होता है, एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये 3 तरह के होते हैं। और स्टेट इमरजेंसी बेसिकली प्रेसिडेंट रूल से भी जाना जाता है। नेशनल इमरजेंसी जो है बेसिकली अगर होता है कि वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन देखने को मिलता है, मतलब इट मीन्स की एक्सटर्नल इमरजेंसी, तो ये और भी इसमें है 3 तरह के, या फिर आर्म रिवेलियन देखने को मिलता है, इट मीन्स की इंटरनल इमरजेंसी। तो ये आर्टिकल 352 के अंदर ये इम्पोज किया जा सकता है नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है, इसमें 3 चीज़ ध्यान रखना है कि किस बेसिस पे नेशनल इमरजेंसी लगाया जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ वार, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड और आर्म्ड रिवेलियन, ठीक है। तो अभी तक देखा जाए तो 3 टाइम्स जो है इमरजेंसी इम्पोज किया गया है इंडिया में, जो कि एक 1962 में, 1971 में, और बेसिकली ये जो किया गया था इमरजेंसी बेसिस ऑफ वॉर किया गया था, ठीक है। लाइक इंडिया और चाइना जब 1962 में था, और पाकिस्तान के साथ जब था 71 में, ठीक है। तो तभी तो अलग हुआ था बांग्लादेश। एंड 1975 में जो था ये इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण किया गया था, जिसको कि ब्लैक डे से भी मतलब ऐसे रिकॉग्नाइज किया जाता है। नोट, ये जो है इंटरनल डिस्टर्बेंस ये बेसिकली सब्स्टिट्यूट किया गया है बाय द आर्म्ड रिवेलियन, ठीक है, अंडर कॉन्स्टिट्यूशंस 44th अमेंडमेंट एक्ट से 1978 के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली ये बाद में लाया गया था, इंटरनल डिस्टर्बेंस ऐड किया गया था। और आपको पता है कि किस तरह से 44th अमेंडमेंट एक्ट जब आफ्टर इमरजेंसी, ठीक है, जब उसको हटा दिया गया उसके बाद कितने कितने चेंजेस हुए थे, ठीक है। और 42nd को तो ऐसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। और अब हम लोग देखते हैं प्रेसिडेंट्स रूल, स्टेट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी जिसको बोलते हैं। तो ये आर्टिकल 356 में दिया गया है। और 355 में बेसिकली ये ऐसा प्रोविजंस है कि किस तरह से मतलब एक स्टेट को मानना है बात सेंटर का, ठीक है, और उसके अगेंस्ट में नहीं जाना है। तो अगर अगेंस्ट में जाती है, ठीक है, तो ये चीज़ जो है 356 के अंदर ये प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज किया जाएगा अपने स्टेट्स में, ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी का बात करते हैं तो अभी तक कोई भी ऐसा नहीं लगा है, और जो कि आर्टिकल 360 में प्रोविजंस दिया गया है। तो ये चीज़ बस हम लोग समझ सकते हैं। इसमें यह है कि अगर इमरजेंसी का इम्पोज किया जाना है तो दोनों हाउस से, इट मीन्स कि लोकसभा एंड राज्यसभा से, ठीक है, आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो है 1 मंथ के अंदर में जब ऐसा इशू होता है कि अब इमरजेंसी लगने वाले हैं, और इसमें एक चीज़ ये है कि इमरजेंसी जो रहेगा 6 मंथ तक कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। अगर उसको और इंडिफिनिट टाइम के लिए एक्सटेंड कराना है तो फर्दर फिर आपको 6 मंथ के बाद अप्रूव लेना पड़ेगा, ठीक है, जो कि ये 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के अंदर रखा गया है ऐसा चीज़, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं रीज़न फॉर इम्पोजिंग इंटरनल इमरजेंसी क्यों किया जाता है।
बेसिकली ये जो 1975-77 के बीच में रखा गया, जैसे इकोनॉमिक कंटेक्स्ट को लेकर के ये बताया गया कि जो प्राइस था उस समय वो बढ़ गया 23% से, ठीक है, इन 1973 और 30% से 1974 में। तो इस कारण से हाई इन्फ्लेशन के कारण भी बहुत सारे ऐसे आर्ग्यू दिए जाते हैं। गुजरात एंड बिहार मूवमेंट देखने को मिला स्टूडेंट्स के बीच, कन्फ्लिक्ट विथ जुडिशरी, तो ये भी एक रीज़न रहा था, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ये था कि गवर्नमेंट कुछ और करना चाह रही है और जुडिशरी उस चीज़ को एक है कि ब्रेक लगा दे रही है कि नहीं आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ऐसा प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंड करने का। तो इस तरह से बहुत सारा इसका रोल भी रहा जुडिशरी का कि प्रोटेक्ट करने में अपने स्टेट्स कंट्री को, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं इम्प्लीकेशंस क्रिटिसिज्म ऑफ इम्पोजिंग इंटरनल इमरजेंसी, ठीक है। तो पॉलिटिकल इम्पैक्ट में देखा जाता है तो सस्पेंशन ऑफ सिविल राइट, ऑब्वियस सी बात है कि जब इमरजेंसी लगता है तो सिविल राइट जैसे फंडामेंटल राइट्स ये चीज़ होते हैं सस्पेंस हो जाते हैं, ठीक है। और सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर देखने को मिलता है सेंटर्स के पास, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो था इसमें ये चीज़ था कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग ये जो था 1976 ये एक्सटेंड कर देता है लोकसभा को 5 साल से 6 साल तक, ठीक है। और ये बेसिकली इस चीज़ में ये देखने को मिलता है। बहुत सारे ऐसे सोशल इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं लाइक मिस यूज ऑफ पावर, ठीक है, जैसे टॉर्चर हो गया, कस्टोडियल डेथ हो गया, ठीक है। तो ओबियस ये है और ऑटोनॉमी हो जाता है, कुछ भी कर लेता है इस चीज़ में। इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग, फोर्स स्टेरिलाइजेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ है जैसे कि राइट ऑफ पर्सनल ऑटोनॉमी और रिप्रोडक्टिव फ्रीडम, तो जो भी है इस चीज़ को एक स्ट्रेन लगा दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी सोशल इम्पैक्ट ओवरऑल देखने को मिलता है। इंस्टीट्यूशनल इम्पैक्ट में जैसे जुडिशियल इंडिपेंडेंस को लेकर के भी क्वेश्चन उठ जाता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है इस चीज़ में समझ सकते हो। तो इसी वजह से जो था ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 इसी पर्पज से लाया गया था कि किस तरह से जुडिशरी का जो रिव्यू पावर है उस चीज़ को लिमिट किया जाए, लेकिन जुडिशरी वैसे भी चालाक है वो और इम्पोज कर दी। इरोजन ऑफ ट्रस्ट, बेसिकली इसमें यही होता है कि यूज ऑफ पावर के कारण, आर्बिट्ररी यूज ऑफ पावर, तो जो सिटीजन्स का ट्रस्ट रहता है गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस पे ये भी इरोड होते देखने को मिलता है। अब हम लोग देख लेते हैं किस तरह से जो है 44th अमेंडमेंट एक्ट जो 1978 आया। देखो बेसिकली ना ये चीज़ आप वहाँ से पढ़ते हो, जब स्टडीज़ पढ़ते हो तो आई थिंक कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है यहाँ पे डिस्कस करना, ठीक है। ये भी है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। बेसिकली यहाँ पे हम लोग को ये समझना, ऑब्वियस सी बात है जब आप पढ़ते हो तो समझते होगे। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का बात ये चल रहा है कि अब जो होना चाहिए लोकसभा में जो इलेक्शन होता है वो भी होना चाहिए कि अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे। बेसिकली अभी क्या होता है कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट बेसिस पे होता है अभी इलेक्शन जो हमारे एमपी के होता है, ठीक है, सिंपल मेजोरिटी सिस्टम्स के अकॉर्डिंग। और इसका भी एक बेनिफिट और कुछ लूपल्स देखने को मिलता है, बट कुछ ऐसे जैसे एग्जाम्पल एक हम लोग लेते हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो है यूएस, यूके, कनाडा, इंडिया में अभी होता है, ठीक है, लाइक लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव में इसका यूज होता है। और प्रोपोर्शनल का देखा जाए तो इजराइल एंड नीदरलैंड में होता है, ठीक है। इसमें होता है कि बेसिकली एक स्मॉल जियोग्राफिकल यूनिट्स होता है जो कि एक अच्छे से अलग अलग कंस्टिट्यूंसीज और डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किए जाते हैं, जो कि एक सेपरेट रहता है और इलेक्शन कराना थोड़ा सा आसान होता है, ठीक है, इस बीच में। लेकिन इसमें जो देखा जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में पीआर में, तो ये लार्ज जियोग्राफिकल एरियाज देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे होता है कि कोई भी ऐसा एक रिप्रेजेंटेटिव ही इलेक्ट होगा एक कंस्टिट्यूंसी से, बट यहाँ पे मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आप देख सकते हो, बस ज़्यादा कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे एक बस एक डायग्राम फॉर्म में बता दिया गया है, लाइक अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम देखने को मिलता है, ठीक है, लिस्ट सिस्टम हो गया और MMPR। तो ये चीज़ है, बस बेसिक सा है, आप पढ़ सकते हो। रीज़न फॉर द नोट अडोप्टिंग, ये क्यों है, क्योंकि जैसे ये वोटर्स को समझने में थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है। जो ये कॉम्प्लिकेटेड एक तरह से अपने आप में एक है प्रोविजंस और इसका जो प्रोसेस है, ठीक है। अनसुटेबिलिटी टू पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के लिए एक अच्छा नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल पार्टीज देखने को मिलता है, ठीक ना, बहुत सारे ऐसे रीजनल पार्टी भी हैं, तो ये चीज़ थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। हाई एक्सपेंसिव है, ये हाईली एक्सपेंसिव है बिकॉज यहाँ पे है कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बाई इलेक्शन होते हैं, ठीक है। तो बाई इलेक्शन का भी स्कोप रह जाता है, ठीक है। तो इस कारण से जो है बाई इलेक्शन जो हम लोग का लोकसभा में ऐसे अगर हम लोग फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का बात करते हैं तो वहाँ पे होता है, बट अगर ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है तो यहाँ पे ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बाई इलेक्शन कराना, ठीक है। तो इसका स्कोप भी ख़त्म होने तक देखता है। और बस यही सारी चीज़ें हैं
अब हम लोग देख लेते हैं आगे। ये मिशन कर्मयोगी ये क्यों न्यूज़ में रहा है? बेसिकली ये 2021 में लाया गया था, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसमें ये था जो कि सिविल सर्विस प्रोग्राम के नाम से था, नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग, जिसको कि मिशन कर्मयोगी भी बोला जाता है। इसमें ये था कि बेसिकली इसका एम क्यों था, ये लाया क्यों गया था कि इसमें है कि प्रोफेशनल और वेल ट्रेंड फ्यूचर लुकिंग सिविल सर्विस को बनाना, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग और समथिंग किए जाएंगे इस बीच में, तो इस तरह से इस चीज़ का प्रमोट करना कि मिशन कर्मयोगी के अंदर ये था, ठीक है। ताकि एक जो है कि इंडियाज़ का डेवलपमेंट एस्पिरेशन और नेशनल प्रोग्राम और प्रायोरिटीज़ जो है इसको समझा जा सके और इसको इम्प्लीमेंट अच्छे से किया जा सके। इसमें देखा जाए कि सारे ऐसे सिविल सर्वेंट इंक्लूड थे इसके अंदर, जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ थे वो भी इसके अंदर आते हैं, अभी भी हैं। तो और इसमें देखो जैसे इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, तो ये एक एपेक्स बॉडी है, प्राइम मिनिस्टर्स के अंदर आता है, ठीक है। और कैबिनेट सेक्रेटरीट कोऑर्डिनेट करती है। एक सेकेंड। तो इसमें इसका यूनिट का बात करते हैं तो मॉनिटरिंग एंड ओवरसाइट यूनिट है ये, कैबिनेट सेक्रेटरी है, ठीक है। इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन का बात कर लें तो ट्रेनिंग इसमें कराया जाएगा, ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। और शेयर रिसोर्सेज, ठीक है, सुपरवाइज सेंट्रल ट्रेनिंग, ये सारा चीज़ इसमें किया जाएगा। स्पेशल पर्पस व्हीकल के अंदर में देखा जाए तो ये 100% गवर्नमेंट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो कि IGOT कर्मयोगी के नाम से है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ सकते हैं। कुछ ऐसे गाइडिंग प्रिंसिपल है मिशन कर्मयोगी को लेकर के, जिसमें कि शिफ्ट फ्रॉम रूल टू रोल बेस्ड। बेसिकली क्या होता है कि रूल करना हर कोई चाहता है कि कैसे रूल को फॉलो करना है, क्या करना है, बट आपको एक रोल प्ले करना है फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, ठीक है। तो ये चीज़ है और ये रहेगा एक ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग के बेस पे, तो ये चीज़ है। और एक है मूविंग अ कॉम्पिटेंसी ड्राइवन अप्रोच फॉर कैपेसिटी डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसमें ये देखने को मिलता है कि कोई भी ऐसे सिविल सर्वेंट जो है ये कितना वेल मैनर्ड है, कितना उसमें एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड है, स्किल नॉलेज, ये सारा चीज़ है उससे भरा पूरा है, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें देखने को मिलता है। और एक है 70-20-10 मैंडेट, ठीक है, जिसमें कि 70% लर्निंग जो है ये जॉब एक्सपीरियंस से मिलेगा और उसके रिफ्लेक्शन से 20% फ्रॉम दी वर्किंग विद द अदर, ठीक है, क्योंकि वो भी सी बात है टीम वर्क में और अच्छे से एफिशिएंसी शो होता है। 10% कम फ्रॉम द प्लान ट्रेनिंग, ठीक है। तो ये सारा चीज़ इसमें लिंकेज है, ठीक है। लिंक गोल सेटिंग, प्लानिंग, अचीवमेंट, ये सारा चीज़ जो है ये मिशन कर्मयोगी का एक एम है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से समझ सकते हो। बाकी ऐसा कुछ खास नहीं रहा मुझे, और सब एक अच्छा बात इसमें बताया गया है। रेस्ट किस तरह से इसका सिग्निफिकेंस है मिशन कर्मयोगी का, जैसे प्रोफेशनल ग्रोथ और समथिंग। एक चीज़ यहाँ पे ये देख लो, जैसे कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स हैं फॉर द सिविल सर्वेंट्स, जैसे नेशनल स्टैंडर्ड फॉर सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, ये डेवलप किया गया है बाई कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, अभी जो 2021 में लाया गया, ठीक है। तो ये चीज़ है समझ सकते हो। और इसमें ये है कि किस तरह से सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बेसलाइन को क्रिएट करना है, ठीक है, और एक क्वालिटी और कैपेसिटी ट्रेनिंग डिलीवरी करना है, ठीक है। तो ये चीज़ इसका एक बेनिफिट है। और आरंभ, ठीक है, आरंभ जो है ये लॉन्च किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2019 में ही, जो कि फर्स्ट कॉमन फाउंडेशन कोर्स था फॉर सिविल सर्वेंट ट्रेनिंग के लिए। नेशनल ट्रेनिंग पॉलिसी जो है ये अडॉप्ट किया गया था 1996 में, और इसको फिर से फर्दर रिव्यू किया गया 2012 में टू डेवलप प्रोफेशनल, इम्पार्शियल एंड इफिशिएंट सिविल सर्वेंट, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है कि किस तरह से सिटीजन्स की ज़रूरत को पूरा करना है, ठीक है। कंसर्न एसोसिएट्स अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, NPCSCV मिशन कर्मयोगी के अंदर, तो स्केलेबिलिटी का देखा जा रहा है, स्केलेबिलिटी, और ये इसमें है कि गवर्नमेंट को एक नंबर जो है बेसिकली गवर्नमेंट ऑफिसल्स, यहाँ पे बात ये हो रहा है जैसे कि अभी ये तो एक सिंगल प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ताकि इनको एक अच्छा बेटर ट्रेनिंग और ये चीज़ दिया जाए। बट यहाँ पे बात कर रहा है कि नंबर ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसल्स जो है 1.5 करोड़ के अप्रोक्स देखने को मिलता है, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग लेवल पे, ठीक है। तो उस चीज़ को कैसे आप मतलब एक अच्छे से एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे ला सकोगे, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब कि एक थोड़ा सा एक स्केलिंग करना भी, स्केलिंग ट्रेनिंग ये भी थोड़ा सा मुश्किल है। ओवर सेंट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक अंदर में रहेगा किसी एक पार्टिकुलर गवर्नमेंट के अंदर में, या फिर स्टेट्स या फिर सेंटर, तो ये चीज़ थोड़ा सा ओवर सेंट्रलाइजेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये सारा चीज़ है। एंड रेस्ट यहाँ पे ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लगा। बाकी ये है कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के बारे में पूछा भी जा सकता है, तो ये चीज़ प्री के पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। लाइक ये लाया गया था 2021 में, ठीक है, ये DOPT के अंदर है, ठीक है, और जो कि इस्टेब्लिश किया गया था एज ए इंडिपेंडेंट बॉडी और विद द कंप्लीट एग्जीक्यूटिव एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, ठीक है। तो ये तीन मेंबर इसमें, हाँ, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें 3 मेंबर देखने को मिलेंगे, जो कि इंटरनल सेक्रेटरीट के थ्रू ये सपोर्ट किया जाएगा। और रेस्ट ऐसा कुछ तो इम्पोर्टेंट नहीं रहा इसमें, बाकी तो हम लोग को इतना समझ फंक्शन इसका अब हम लोग देख ही लिए किस तरह से कि एनुअल कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान्स को
अलग अलग डिपार्टमेंट में, मिनिस्ट्रीज और एजेंसीज में किस तरह से फैसिलिटेट करना है, ठीक है। और साथ ही साथ एनुअल स्टेट्स ऑफ सिविल सर्विस रिपोर्ट भी प्रिपेयर करना है, अप्रूव करना है, नॉलेज पार्टनर फॉर्मेशंस, तो ये सारा चीज़ यहाँ से समझ सकते हैं। ऑनलाइन मिस इन्फॉर्मेशन को लेकर के अभी अभी बहुत एक अच्छा खासा, क्योंकि ओबियस सी बात है अभी रिसेंट डिजिटल एरा में ना बहुत सारे ऐसे मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन जो है पास ऑन किए जाते हैं, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन जो है ये अनवील किया है ग्लोबल प्रिंसिपल फॉर इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी, जो कि रिकमेंड करेगा फॉर मल्टी स्टेक होल्डर एक्शन फॉर कर्विंग द स्प्रेड ऑफ ऑनलाइन मिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और डिस इन्फॉर्मेशन, हेट स्पीच, से सारे चीज़ को किस तरह से कर्व किया जाए, इसके लिए यूनाइटेड नेशन ने अनवील किए हैं, लाए हैं ग्लोबल प्रिंसिपल फॉर इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी। अभी अभी अगर हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से ऑनलाइन मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड किया जा रहा है, बट ये जो है बेसिकली होता क्या है, तो इसमें फॉल्स और मिसलीडिंग कंटेंट जो है ये शेयर किए जाते हैं विदाउट हार्मफुल इंटेंट, ठीक है। तो और बेसिकली इसमें नॉलेज नहीं रहता है, लोगों को लगता है कि इट इज़ रियली, और इट मतलब बेसिकली ये जो न्यूज़ है रियलिटी मान करके इसको शेयर करते रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें है, ठीक है। तो और फॉर इंस्टेंट ये इट कैन हार्म और इट कैन बी हार्मफुल फॉर, ठीक है, नेशन और कम्युनिटी और वी कैन से फॉर आवर सोसाइटी, ठीक है। तो फॉल्स और मिसलीडिंग कंटेंट जो है ये स्प्रेड करता है विद द इंटेंट टू डिसिसिव और गेन इकोनॉमिकली पोलिटिकली, वही सी बात है, इनका मतलब ही होता है कि अपना खुद का फ़ायदा पोलिटिकली और पब्लिक को किस तरह से हार्म करना है, इसको लेकर के इस चीज़ को स्प्रेड किया जाता है। तो हम लोग को बस यही समझना है, बाकी तो ये मेन पॉइंट ऑफ व्यू से है और ये कॉमन सा चीज़ है, तो आप समझ सकते हो जैसे किस तरह से फैक्टर्स ड्राइव करते हैं स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन को लेकर के। जैसे क्लियर एंड सिंपल मैसेज रहेगा कि पीपल आर मोर इंक्लाइन टू बिलीव, जैसे मैंने अभी बता रहा था कि लोगों को लगता है कि नहीं ये सच्चाई है, ठीक है, ये रियलिटी है, उस चीज़ को फिर पास ऑन करते जाते हैं। और ट्रस्टेड सोर्सेस है, जैसे कि कहीं से अगर ट्रस्टेड सोर्सेज से आता है, फैमिली चैनल से, तो उस चीज़ को है लोग शेयर करने लगते हैं, और ऐसा एक बनाया जाता है कंसेप्शन, ठीक है। कन्फर्मेशन बायस भी थोड़ा सा इशू होता है, इसमें पता भी नहीं चलता है, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर के इमोशनल रेजोनेंस को लेकर के, जैसे कोई कम्युनिटी है दूसरे कम्युनिटी के बारे में अगर स्प्रेड फैला रहा है, तो अपना फॉर बेटरमेंट ऑफ दियर ओन कम्युनिटी उस चीज़ को लेकर के, या फिर एक एम्पैथी सिंपैथी को लेकर के वो चीज़ें पास ऑन कर देते हैं ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन को। यहाँ से हम लोग को देखने को मिलता है। देखो जैसे कुछ चैलेंजेस हैं कि किस तरह से ऑनलाइन मिस इन्फॉर्मेशन को टैकल किया जाए, लाइक जैसे रैपिड डिजिटल प्लेटफॉर्म हो गया, रिमोटनेस ऑफ रीडर्स, डेटा इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी, ये सारा चीज़ जो है इसके थ्रू हम लोग ये कर सकते हैं, जिसमें इसमें मेंस के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, बाकी नहीं। यहाँ पे देखो ये प्रीलिम्स पॉइंट्स है, इनिशिएटिव्स टेकन टू टैकलिंग ऑनलाइन मिस इन्फॉर्मेशन लाइक सोशल मीडिया फॉर पीस, ठीक है। तो ये यूनेस्को के थ्रू लाया गया था, बेसिकली यूनेस्को वैसे भी कर्व करता है ऐसे और लोगों में अच्छा एक प्रोवाइड करने के लिए। तो इसका एम था कि किस तरह से रेजिलियंस ऑफ सोसाइटीज़ को स्ट्रेंथन करना है, ठीक है। और जो भी ऐसे हार्मफुल कंटेंट हैं जो कि ऑनलाइन स्प्रेड किए जा रहे हैं वो, और हेट स्पीच और जो भी ऐसे इंसाइटिंग वायलेंस है, उस चीज़ को कैसे रोक लगाना है, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ से समझ सकते हो। इन्फॉर्मेशन मतलब यूनेस्को का एक रोल रहा है, बेसिकली यही है कि कुछ ऐसे रूल्स भी लाए गए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया इथिक्स कोड रूल 2021 में लाया गया है, जिसमें कि ऐसा लाया गया कि किस तरह से इंटरमीडिएरी जो है, जो कि होस्ट है, उसको इस को अंदर कर्व किया जाए, ठीक है। लाइक पब्लिशिंग एनी अनलॉफुल इन्फॉर्मेशन जो है उस चीज़ को प्रोहिबिट किया जाए इस लॉ के अंदर में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT एक्ट लाया गया 2008 में, जो कि यूज किया जाता है टू पेनलाइज जो भी ऐसे जो हैं जो फेक न्यूज़ को स्प्रेड करते हैं, ठीक है, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। भारतीय न्याय सेकेंड संहिता, ठीक है, ये 2023 लाया गया है, जो कि फेक न्यूज जो है जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स के थ्रू जो स्प्रेड किया जाता है उस चीज़ को कर्व करना है। PIB फैक्ट चेक यूनिट, ठीक है, FCU जो है ये किस तरह से मिस इन्फॉर्मेशन जो है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को लेकर के किया जाता है, उस चीज़ को कैसे काउंटर करना है, और ये सारा चीज़ जो है इस चीज़ में रखा गया है। हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से मैंने ये देखा, जैसे सॉर्टेड न्यूज़ अभी हम लोग देख लेते हैं, कुछ ऐसे रिलेटेड न्यूज़ हैं लाइक वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी, ऐसे पूछा भी जाता है, ठीक है। तो इसमें इंडिया पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, इन इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियंस, ठीक है, और जो कि नाम दिया गया ITUs WSIS+20, ठीक है, फोरम, जिसमें कि फोरम हाई लेवल इवेंट 2024 में हेल्ड हुआ है, और ये हुआ था जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो ये जो है WSSI+20 फोरम, ये मार्क करता है 20 ईयर ऑफ प्रोग्रेस, जो कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आउटकम्स ऑफ WSSIS, ठीक है, जिस इट मीन्स कि वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी का ये +20 साल हो जाता है, तो अभी 20 साल, तो इस कारण से लेकर के ये चीज़ किया गया। और ये 23 और में जेनेवा में, एंड तुनिस में 25 में।
हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं, WSIS के बारे में, ठीक है। तो ये फोरम है जो कि को ऑर्गेनाइज है एनुअली बाय ITU, यूनेस्को, UNDP और UNC टेट, ठीक है। और जो कि को होस्ट किया जाता है बाय ITU एंड स्विस कॉन्फेडरेशन, ठीक है। तो स्विस कॉन्फेडरेशन और ITU के थ्रू ये को होस्ट किया जाता है। इसका एम है बेसिकली कि किस तरह से मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म को क्रिएट करना है, ताकि कोई भी ऐसे इशू जो रेज किए जाते हैं बाय इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उस चीज़ को टैकल किया जा सके, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से समझ सकते हो। कुछ ऐसे न्यूज़ इन शॉर्ट्स हैं लाइक न्यू क्रिमिनल लॉ, ये जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। जैसे कोई भी ऐसे लॉज आते हैं, कोई भी ऐसे पॉलिसीज आते हैं, तो वहाँ से इंपोर्टेंट हो जाता है। सो न्यू क्रिमिनल लॉज कम्स इनटू इफेक्ट, और ये जो है ये जुलाई 1 से लग जाएगा, ठीक है। जैसे बहुत सारे ऐसे 3 लॉ बेसिकली थे इसमें, ठीक है, जिसको कि पार्लियामेंट के थ्रू पास किया गया है, और कुछ ऐसे लॉ हैं जिसको कि रिप्लेस किया गया है, ठीक है। हम लोग बारी बारी से इसको देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट है भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, 2023। ये जो है इंडियन पिनल कोड को रिप्लेस करता है, जो कि 1860 का था। और इसमें यही है कि जैसे कम्युनिटीज, मतलब ये बोला जा रहा है कि ओल्ड डेटेड हो गया है, ठीक है। तो इस कारण से इस चीज़ को रिमूव किया जाएगा। इसमें कुछ ऐसे मेजर्स पॉइंट है, जैसे कि कम्युनिटी सर्विंग फॉर PT ऑफेंस, कुछ भी ऐसे ऑफेंसेस थे इसमें इंक्लूड किया जाता था, लाइक अटेम्प्ट टू सुसाइड, ठीक है, टू ऑब्स्ट्रक्ट पब्लिक सर्वेंट्स ड्यूटीज़। तो इस चीज़ में इम्प्लीमेंट किया जाता था, इंक्लूड किया जाता था। सेक्सुअल एक्ट अगेंस्ट वीमेन अंडर 18 जो है ये क्लासीफाई किया गया है एज रेप, ठीक है। और अगर उसके बिना कंसेंट के साथ अगर ऐसा किया जाता है, तो सेक्सुअल एक्ट परफॉर्म किया जाता है, तो ये रेप एज अ रेप कंसिडर होगा। टेररिस्ट एक्ट जो है कि इसमें डिफाइन किया गया है एज सेपरेट ऑफेंस, ठीक है। तो एक और है जो जिसका क्या नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये नाम से पता चल रहा है क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड को रिप्लेस करके ये 1973 का इसको लाया गया है। इसमें है कि डिटेंशन ऑफ अंडर ट्रायल्स को इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से समझ सकते हो। जैसे सिग्नेचर एंड फिंगरप्रिंट इम्प्रेशन जैसे एविडेंस के तौर पे तो आपको रखना पड़ेगा, तो इस कारण से ये चीज़ इसमें इंक्लूड है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिप्लेस करके ये चीज़ लाया गया है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल रिकॉर्ड को, ठीक है, जो है ये ग्रांटेड एज लीगल स्टेटस एंड पेपर डॉक्यूमेंट। तो इस चीज़ में है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल रिकॉर्ड को भी एक तरह से लीगल स्टेटस प्रोवाइड किया गया। ओरल एविडेंस को भी, जैसे कि ओरल एविडेंस में लाइक ऑल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स वंस, ठीक है। और जो भी है इस चीज़ में कोर्ट के सामने अगर प्रेजेंट करना है, तो ये भी जो है मैटर ऑफ इंक्वायरी का हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से हम लोग समझे। टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 ये भी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट से। इसका एम है बेसिकली कि किस तरह से डेवलपमेंट करना है इस टेलीकम्युनिकेशन के फील्ड में, ठीक है। लाइक ये जो है ये रिपील किया है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 को, और उसके बाद ये लाया गया टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023। इंडियन वायरलेस, और ये मतलब ये 2 एक्ट को रिप्लेस किया, एक इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933 को। इसमें कुछ ऐसे सेलिएंट फीचर्स हैं, लाइक ये डिफाइन करता है वेरियस टर्मिनोलॉजीज को, लाइक टेलीकम्युनिकेशन स्पेक्ट्रम यूजर्स एक्सेट्रा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ से समझ सकते हो। एक है ROW, ठीक है, राइट ऑफ वे फ्रेमवर्क, जो कि इस चीज़ में है ग्रांट किया गया है। बेसिकली इसमें ये होता है कि डिस्क्रिमिनेटरी एक्शन शो नहीं करना है, और साथ ही साथ केवल एक्सक्लूसिव नहीं रहेगा फॉर द पार्टिकुलर सेक्शन, ठीक है। तो ये चीज़ है राइट ऑफ वे के अंदर। बाकी तो इसमें और इम्पोर्टेंट नहीं लगा। अब हम लोग देखते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक है द पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023, जो कि अभी इफेक्ट में आया है, ठीक है। और ये जो रिपील्स किया गया है इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 को, ठीक है। इसमें कुछ हम लोग को जानने का जरूरी है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये जो है प्रोविजंस है पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 का, इसमें क्या क्या है। जिससे DGPS जो है इसका एक हेड रहेंगे इंडियन पोस्ट का, डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट सर्विस का, ठीक है। एंड इसमें यही है। और एक और चीज़ मोस्ट इंपोर्टेंट ये है कि इसमें कोई भी ऐसे पेनल प्रोविजंस नहीं रखा गया है इस एक्ट के अंदर, ठीक है। और इसका इंपॉर्टेंस अगर बात करते हैं तो सिंपल लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क्स होगा, जो कि सिटीजन सेंट्रिक सर्विस को किस तरह से डिलीवर करना है, ठीक है। और बैंकिंग सर्विस को भी, ताकि गवर्नमेंट की स्कीम को उस लास्ट माइल लोगों तक बेनिफिट हो सके, ठीक है। यहाँ से ये समझ सकते हो। पोस्टल सिस्टम्स अगर हम ब्रिटिश एरा के टाइम पे बात किया जाए, तो पहला पोस्ट ऑफिस जो है ये 1727 में लाया गया था, बैठाया गया था। और लॉर्ड डलहौजी जो थे ये रिकॉग्नाइज किए दी इंडियन पोस्ट ऑफिस एज सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। समझ सकते हो उस समय कितना इस पोस्ट ऑफिस का इंपॉर्टेंस था, क्योंकि ऑब्वियस बात है किसी चीज़ को, गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रांसफ़र करना उस समय और भी नेसेसरी था इस चीज़ को लेकर के। इस कारण से प्रेजेंट साइट अगर बात करते हैं तो जनरल पोस्ट ऑफिस जो है ये कोलकाता में देखने को भी मिलता है, ठीक है। और ये पहला था फर्स्ट फोर्ट विलियम, ठीक है।
तो ये चीज़ यहाँ से, ये ब्रिटिश एरा का टाइम पे। और देख लेते हैं हम लोग 74 वीमेंस एमपीज इन 18th लोकसभा। ये इस कारण से न्यूज में रहा क्योंकि अगर हम लोग 17th लोकसभा का बात करते हैं तो उस समय वीमेंस का रिप्रेजेंटेशन थोड़ा ज़्यादा था, बट अभी कुछ कम होते देखा है, ठीक है। तो ये चीज़ अभी समझ सकते हो। लाइक अभी जो है ये 74 वीमेन जो है इसमें देखने को मिलता है, बट पिछले 17th लोकसभा में 78 वीमेन इलेक्ट हुए थे। तो इस कारण से आप समझ सकते हो इनका सिग्निफिकेंस किस तरह से ज़रूरी भी है फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी और फॉर द वल्नरेबल सेक्शन, ठीक है। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जहाँ से भी ये इलेक्टेड हुई है जिस कंस्टिट्यूंसी से, तो वहाँ का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा हुआ है, ठीक है। लाइक ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक इंडिकेटर और मेल काउंटर पार्ट्स को लेकर के, तो उस कंपेरिजन में देखा जाए कि मेल और फीमेल के कंपेरिजन में तो फीमेल अच्छा परफॉर्म किए हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ से समझ सकते हो। बाकी तो कुछ ऐसा कुछ अच्छा खासा नहीं। हाँ, यहाँ से इम्पोर्टेंट ये हो जाता है, कुछ स्टेप्स लिए गए हैं किस तरह से पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, वीमेन के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को इंक्रीज करना है। लाइक नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ठीक है, 2023 लाया गया, जो कि एक आर्टिकल लाया गया इसमें, और बेसिकली ये अमेंड किया गया, ठीक है, 106 अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो इस चीज़ से इसमें बेसिकली ये प्रोविजंस था कि 1/3 ऑफ जो सीट है वीमेंस का, ये लोकसभा में और साथ ही साथ लेजिस्लेटिव असेंबली में इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। और ये है साथ ही साथ दिल्ली में भी ये ऐसा प्रोविजंस लाया गया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अंदर। इसमें जो है ये 73 एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में अभी भी जो है ये 1/3 ऐसा प्रोविजंस है, ठीक है। इंडिया जो है ये अभी SDG टारगेट 5.5 के अंदर, जो कि वीमेंस को फुल और इफेक्टिव पार्टिसिपेशन हर एक लेवल पे डिसीजन मेकिंग में, पॉलिटिक्स में, पब्लिक लाइफ में इनका एक बेटर पार्टिसिपेशन हो, उसको लेकर के आई है। तो ये चीज़ चाहो तो कोट कर सकते हो इन मेंस और आंसर राइटिंग। तो यहाँ से बस हम लोग यही देखा। एक और है, ये चीज़ देख लेते हैं लास्ट, सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने ये डिक्लेयर किया सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, जो कि हर एक एडवर्टाइजमेंट के लिए जो भी ऐसे न्यू एडवर्टाइजमेंट है उनके लिए ये जरूरी है, ठीक है। अब ऐसी बात नहीं तो कुछ भी ऐसे दिखाने लगता है ना, तो एज पर द सुप्रीम कोर्ट ये डायरेक्ट करता है कि कोई भी ऐसे एडवर्टाइजमेंट जो होगा ये बेसिकली रन नहीं किया जाएगा, कोई भी एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, विदाउट दी बोल सकते हैं कि SDG के वैलिड मैंडेट से, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, उसका मैंडेट होना जरूरी है, ठीक है, तब जाकर के आप टेलीविज़न, प्रिंट मीडिया, इंटरनेट पे आप ऐसा एडवर्टाइजमेंट शो कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ एक अच्छा स्टेप है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का हम लोग बात कर लेते हैं। एक स्टेचुटरी क्वासी जुडिशियल ऑटोनोमस अथॉरिटी है, जो कि सेट किया गया था अंडर द प्रेस काउंसिल एक्ट 1978 के अंदर, ठीक है। इसका रोल ही है कि किस तरह से फ्रीडम ऑफ प्रेस को प्रिजर्व करना है, ठीक है, और जिसमें कि उनका एक स्टैंडर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, रिगार्डिंग द न्यूज़पेपर और जो भी ऐसे न्यूज़ एजेंसीज हैं उस चीज़ को प्रोवाइड करना। तो ये चीज़ यहाँ से देखने को मिलता है। और एक काउंसिल जो है इसमें ये 28 मेंबर्स देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ एक चेयरमैन है। चेयरमैन जो होगा इसका, ये रिटायर्ड जज होंगे सुप्रीम कोर्ट का, जो कि नॉमिनेट किया जाएगा बाय द कमेटी, ठीक है। और इसमें देखने को मिलता है इस कमेटी में चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड अ पर्सन इलेक्टेड अमंग देमसेल्फ, ठीक है। तो और इस तरह से 28 काउंसिल मेंबर्स देखने को मिलते हैं। सो फाइनली वी कंक्लूडेड दिस and we will come up with the new video regarding the IR and economy, and I want to tell you one thing कि मैं एक इनिशिएटिव्स स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, विच विल फाइनली बेनिफिट फॉर ऑल ऑफ अस, कि ये रहेगा हम लोग का रिलेवेंस ऑफ PYQ, ठीक है। और रिलेवेंस ऑफ PYQ ये रहेगा फॉर द ईयर 2025 प्रीलिम्स, एंड बेसिकली अगर अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे तो ये फाइनली बेनिफिट अस, ठीक है। तो बताना कि कैसे क्या होना चाहिए, ये क्या सही इनिशिएटिव्स है कि नहीं, ठीक है। सो मिल